दोस्तों अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो करियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल दिनांक 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले को भी लिस्ट किया गया है सुने जाने के लिए। पिछली हियरिंग में अगर आपको ज्ञात होगा तो एनसीटी और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को नोटिस इशू किया जा चुका है इस मामले में। यानी कल की सुनवाई अहम हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने ये जजमेंट दिया है वो खुद रिटायर हो रहे हैं 2024 अप्रैल में ही। इस वजह से फोकस होगा कि जल्द से जल्द इस केस को निपटाया जाए। इस वजह से कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से संबंधित सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को कई केसेस के बारे में बताया था, जैसे गोलकनाथ केस का मामला, इसके अलावा जो एक मिल का केस का मामला था, वो सब फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए थे। तो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित पुरानी जो जजमेंट आ चुके हैं वो डायरेक्टली 69,000 शिक्षक भर्ती को प्रभावित करने वाला है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इसे चैलेंज किया गया था जब श्री देवेश शर्मा जी की याचिका चल रही थी, तो उसमें भी 881 ऑफ 2022 वाला मैटर जो कि इसके साथ लिस्ट किया गया था, टैग किया गया था, उस पर भी जजमेंट ये दिया गया था कि ऊपर दिए गए जजमेंट के हिसाब से इस मामले को भी कंक्लूड किया जाता है या फिर इसे डिस्पोज किया जाता है, यानी निस्तारित किया जाता है। तो उस कंडीशन में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी इस पूरे लपेटे में आएगी अथवा नहीं आएगी, इस सब के बारे में डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप श्री देवेश शर्मा जी की याचिका को देखेंगे, उसका जो कोर्ट जजमेंट देखेंगे, तो 46 नंबर का टोटल ये पेज का कोर्ट जजमेंट था, जिसके अंतिम पेज पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था। अंतिम पेज पर कोर्ट ने एक कोर्ट केस का जिक्र किया है। देखिए, व्हाट द राजस्थान हाई कोर्ट हैड स्टेटेड एबव इज द सेटल्ड लीगल पोजीशन in a recent 3 judgment of this court in state of Manipur and other versus Surja Kumar Okram and others, this position that a statute which is made by a competent legislature is valid till it is declared unconstitutional by a court of law has been reiterated। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक कोई कोर्ट ऑफ लॉ जब तक किसी भी नियम को, किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दे देती, तब तक उसका लीगल पोजीशन बना रहता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 881 वाला जो मैटर है वो सिमिलर मैटर था, क्योंकि देवेश शर्मा जी की याचिका में भी अगर आप देखेंगे तो एनसीटी के उस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। 881 वाला मामला देखेंगे, उसमें भी एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। इसके साथ ही साथ 137 ऑफ 2022 वाला मैटर था, जो कि बिहार से जुड़ा हुआ था, वो भी सेम मैटर था। तो जब सिमिलर मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो वो सारे केस टैग होकर के एक साथ सुनवाई होती है। यही मामला इस वाले केस में भी देखने को मिला है। इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि 881 वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया जाए। अगर ऐसा होता, आप कहेंगे कि 137 वाले मामले में छठे चरण से बिहार से बाहर हो गया है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, 137 केस वाले की वजह से बिहार के छठे चरण से बीएड बाहर नहीं हुए हैं। बीएड बिहार से इस वजह से बाहर हुए हैं क्योंकि माननीय पटना हाईकोर्ट में उससे संबंधित याचिका थी, और जो वो भर्ती हुई थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी, माननीय पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर हुई थी। अब चूंकि हाईकोर्ट बंधी हुई थी, इस वजह से उन्होंने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को लागू कर दिया। लेकिन अगर आप 881 के बेस पर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करेंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सिमिलर मैटर होने के कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऊपर दिए गए जजमेंट के हिसाब से आप भर्ती को यही जजमेंट, ऊपर दिए गए जजमेंट के हिसाब से इसमें लागू किया जाए। लेकिन क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? जो एक बार ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, जो एक बार भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट में ये बात कह रही है, जो कि आप अंडरलाइन जो किया गया है आप पढ़ सकते हैं, कि जब तक इसका लीगल पोजीशन था, जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया गया, तब तक ये लीगल पोजीशन में था। और लीगल पोजीशन रहते हुए जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको सेव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और वो उससे डिनाई नहीं कर सकती। आगे के आप जजमेंट पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको चीज़ें स्पष्ट होगा। स्क्रीन पर आप स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेज जो सुरजा कुमार ओकराम वाला केस था, उसका कोर्ट जजमेंट देख पा रहे होंगे।
इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। इस केस को यहाँ पर जिक्र करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये मेंशन किया था और जो बीएड को बाहर किया गया वो भी फंडामेंटल राइट के आधार पर ही बात किया गया है। सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने गोलकनाथ केस का जिक्र किया था। अगर आप सूर्या कुमार वाला केस देखेंगे तो इसमें भी गोलकनाथ का जिक्र किया गया है, यानी कि डायरेक्टली आप ये समझिए कि जो 69,000 की शिक्षक भर्ती है वो गोलकनाथ से डायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाली है। अब यहाँ पर इस केस में जो सूर्या कुमार वाला केस था, स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेज सूर्या कुमार, जिसके बारे में श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा है। इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या बोला गया, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कैन बी इन्वॉल्व्ड ओनली इन मैटर्स एराइजिंग अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है, सुबह के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर सिमिलर मैटर पर सुप्रीम कोर्ट पहले कोई जजमेंट दी हुई है और अगर सिमिलर मैटर पर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि पुराना उनका जजमेंट सही नहीं था और अगर वो बदलना चाहती है तो उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 का पावर का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट उसको बदल सकती है। अब जो पुराने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उसको सुप्रीम कोर्ट तो बदल नहीं सकती, तो इस वजह से वह पुराने जजमेंट को भी क्या कर सकती है, वैलिड कर सकती है और जो भी इनके द्वारा नया जजमेंट दिया जाएगा वो जिस दिन से दिया जाएगा उस दिन से उसको लागू किया जा सकता है। यही होता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, इट कैन बी अप्लाइड ओनली बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शन टू डिक्लेयर लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। तीसरा देख लीजिए, द स्कोप ऑफ द रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट सप्रेसिंग इट्स अर्लियर डिसीजन इज लेफ्ट टू इट्स डिस्क्रिएशन टू द मोल्डेड इन अकॉर्डेंस विद द जस्टिस ऑफ द कॉज ऑफ मैटर बिफोर इट। तो यहाँ पर गोलकनाथ वाले केस का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, अ स्टैट्यूट विच इज मेड बाय अ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर इज वैलिड टिल इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ अ स्टैट्यूट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। तीसरा वाला जो पॉइंट है स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेज सूर्या कुमार ओकराम का, वो बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। इन डिक्लेरेशन ऑफ द लॉ द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कैन बी अप्लाइड बाय दिस कोर्ट टू सेव पास्ट ट्रांजैक्शन अंडर अर्लियर डिसीजंस सप्रेस्ड और स्टैट्यूट हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अर्लियर का मतलब पहले, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने से पहले जो भी पहले के ट्रांजैक्शंस थे, दिस कोर्ट टू सेव पास्ट ट्रांजैक्शन। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पास्ट ट्रांजैक्शन को सेव कर सकती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने से पहले हुए थे। अब उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की टाइमिंग देखिए, 2020 में श्री राम शरण मौर्य वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और उस जजमेंट के आधार पर वो भर्ती कंप्लीट हुई थी। क्या उस समय जोधपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आया था 25 नवंबर 2021 वाला? पहली बार देश में जोधपुर हाईकोर्ट ने 28 जून 2018 के जजमेंट के जो नोटिफिकेशन था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। कब? 25 नवंबर 2021 को। उससे पहले उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 में कंप्लीट हो चुकी थी और जो स्टेट ऑफ मणिपुर वाला मामला है उसका कोर्ट जजमेंट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जजमेंट को ओवर रूल कर सकती है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन जो पुराने ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, जो पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं, उसको सेव किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने से पहले हुए हैं तो उसे सेव करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की जो एलिजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक सेफ है। आपके मन में सवाल आएगा कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या बीएड की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी अथवा नहीं थी? तो देखिए, इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें कही जा सकती हैं और सुनी जा सकती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि हम खुद तय करेंगे कि 69,000 में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी अथवा नहीं। सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी डायरेक्टली चैलेंज नहीं थी जिस प्रकार से जोधपुर हाईकोर्ट में चैलेंज था। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहने लगी कि हम एलिजिबिलिटी तय करेंगे और पहले वाला जो श्री राम शरण मौर्य वाला केस था वो एलिजिबिलिटी के संदर्भ में नहीं था, वो अगर सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से संबंध में था, तब चीज़ें पलट जाएंगी, तब चीज़ें दूसरे तरीके से दूसरे डायरेक्शन में जा सकती हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि इनकी एलिजिबिलिटी उसमें चैलेंज थी और सुप्रीम कोर्ट ने एलिजिबिलिटी पर भी अगर अपना फैसला दिया, तो उस कंडीशन में इस रूल के हिसाब से जो कि सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा जी की याचिका में ही खुद मेंशन किया है, उस हिसाब से 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी लगभग सेफ दिख रहे हैं। अब
69,000 की बीएड अभ्यर्थियों का जो एलिजिबिलिटी चैलेंज था वो किस हिसाब से चैलेंज था मैं आपको बता देता हूँ। तो 69,000 में जो पेपर हुआ था वो 6 जनवरी 2019 को हुआ था। उससे पहले बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था दिसंबर 2018 में, और ये संशोधन करते हैं अपने अध्यापक सेवा नियमावली में परीक्षा के बाद, यानी 2019 में जाकर के। तो इसी को चैलेंज किया था डीएलएड अभ्यर्थियों ने उस समय, जिसे पहले डबल बेंच ने इसे कहा कि ये वैलिड होंगे बीएड वाले अभ्यर्थी, क्योंकि वो जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था उस समय लीगल पोजीशन में था और इसलिए वो बाइंडिंग नेचर का था। इसको आगे फॉरवर्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डबल बेंच ने इनको अलाउ किया है बीएड को, वो राइटली अलाउ किया है। मैं आपको दिखा देता हूं सुप्रीम कोर्ट ने रामशरण मौर्य वाले केस में एग्जैक्टली क्या कहा था। आप स्क्रीन पर रामशरण मौर्य केस का कोर्ट ऑर्डर कॉपी देख पा रहे होंगे। इसमें 46वां पैरा ध्यान से पढ़िएगा। इन द सर्कमस्टेंसेज वी अप्रूव द conclusion drawn by the High Court with regard to its issue and hold that the B.Ed candidates were rightly allowed to participate in the instant selection process। सुप्रीम कोर्ट ने श्री रामशरण मौर्य वाले केस में B.Ed को राइटली अलाउ किया गया है ये कहा था। अब अगर अलाउ नहीं करना है तो चूंकि ये लीगल पोजीशन में रहते हुए उस समय अलाउ किया गया था खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अपने पुराने ट्रांजैक्शंस को सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का प्रयोग करते हुए। इस हिसाब से 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी काफ़ी हद तक सेफ दिख रही है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जो 6 माह का ब्रिज कोर्स करना था, ब्रिज कोर्स जिस नोटिफिकेशन के आधार पर हो रहा था वो तो नोटिफिकेशन ही रद्द हो चुका है, तो अब ये ब्रिज कोर्स कैसे कराएंगे। तो इस हिसाब से बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। देखिए ध्यान से समझिएगा, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ये पहले ही मैटर डिसाइड कर दिया गया है। जब 2 साल कंप्लीट हो रहे थे बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट के 2022 में जाकर के, उससे पहले जो बीएड चयनित अभ्यर्थी थे वो हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाते हैं ये कहते हुए कि हमें राज्य सरकार और एनसीटी 6 माह का जो ब्रिज कोर्स करना था हमारे सिलेक्शन के 2 साल के अंतर्गत, वो अभी तक नहीं कराई है। जिसके संबंध में हाईकोर्ट ने क्या कहा ध्यान से देखिएगा। हाईकोर्ट ये कहती है, देखिए, द पिटिशनर आर नॉट एट फॉल्ट दे आफ्टर हैविंग बीन अपॉइंटेड हैव बीन वेटिंग फॉर द 6 month ब्रिज कोर्स एंड when this way not got done they have come before this court। now the secretary basic education board has written to the state government on 25/4/2022। यानी कि जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव थे उन्होंने 25 अप्रैल 2022 को ऑलरेडी लिख दिया था राज्य सरकार को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के लिए। एंड द मैटर इज पेंडिंग एट द लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के स्तर पर यह मामला पेंडिंग था। द स्टेट गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द सेड 6 month ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग शुड बी गॉट conducted for the petitioners and other similarly situated before expiry of 2 years period from the date of their इनिशियल अपॉइंटमेंट। ध्यान से समझिएगा, 25 नवंबर 2021 को जजमेंट दिया था जोधपुर हाईकोर्ट ने, और जब ये जजमेंट दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उस समय 28 जून 2018 का वो लीगल पोजीशन खत्म हो चुका था। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, ये जो ब्रिज कोर्स हो रहा था वो किस नोटिफिकेशन के आधार पर हो रहा था? जब ये भर्ती कंप्लीट हुई थी उस समय 25 नवंबर 2021 का जजमेंट नहीं आया था, 2020 की बात है, और उस समय वो लीगल पोजीशन रख रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि जो हमारे पुराने ट्रांजैक्शंस हैं उसको डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के हिसाब से बचाया जा सकता है। तो वो भले ही आज के डेट में वैलिड नहीं है, लेकिन जब ये भर्ती कंप्लीट हुई 2020 में तब वो भर्ती वैलिड थी, और 2 साल के अंदर इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना था, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी और एनसीटी की जिम्मेदारी थी। ये हाईकोर्ट कह रही है। हाईकोर्ट कह रही है कि चूंकि ये गवर्नमेंट लेवल पर पेंडिंग है, इस वजह से देखिए, इफ द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट डू सो देन द petitioner would not be subjected to any adverse consequences on this court, but in any case the bridge course would have to be government conducted by the government of board एज द केस में बी फॉर द पिटिशनर। यानी हाईकोर्ट ने साफ शब्दों अपने कोर्ट जजमेंट में लिख दिया है कि अगर 2 साल के अंदर इनका 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं होता है तो इसके लिए पिटिशनर कतई भी जिम्मेदार नहीं होंगे, उनको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखेंगे कि इनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, तो हाईकोर्ट का जजमेंट उनको इंपावर करेगा बीएड कैंडिडेट्स को कि हाईकोर्ट ने पहले ये मैटर डिसाइड कर दिया है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। आपने
जो इन सर्विस टीचर्स हैं अब अपनी नौकरी छोड़ करके कहीं ट्रेनिंग करने तो जाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है इन सर्विस रहते हुए ही राज्य सरकार उनको ट्रेनिंग दिलाने के लिए प्रोग्राम करेगी, और वो ट्रेनिंग कर कहाँ से लेते जब एनसीईटी ने कोई इस प्रकार की संस्था को अप्रूवल दिया ही नहीं था। तो सबके हाथ बंधे हुए थे, और इस वजह से जो सिलेक्टेड बीएड कैंडिडेट हैं वो इसका खामियाजा नहीं भुगतेंगे, हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में साफ तौर पर लिख दिया है। तो 6 माह का ब्रिज कोर्स इनका नहीं हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उससे कोई खतरा नहीं है, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इनको अलाउ किया हुआ है। ठीक है, तो अब समझता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी काफ़ी हद तक मजबूत दिख रही है। एक ही केस हो सकता है कि अगर ये मामला, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी या नहीं रामचरण मौर्य वाले केस में, वो हम डिसाइड करेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि जिस तरीके से जोधपुर हाईकोर्ट में चैलेंज था उस तरीके से रामचरण मौर्य वाले केस में चैलेंज था या नहीं, अगर उसमें कुछ डिफरेंस आता है और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम नहीं फिर से ये इस मैटर को सुनना चाहेंगे, तब जाकर के कुछ बीएड के अगेंस्ट में हो सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो यकीन मानिए 69,000 में बीएड अभ्यर्थी काफ़ी हद तक मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।